स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बच्चे की कस्टडी से संबंधित कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विजिटेशन से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक केस है इससे संबंधित जो कि है निकोलस पॉल वर्सेस मंजुला बर्मन का। इस केस में क्या कहा गया था, क्योंकि किसी सब्सक्राइबर का ये कमेंट आया था कि उनको ये जानना है कि इस केस में क्या बातें कही गई थी। तो इस केस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि आप अगर बच्चे की विजिटेशन के लिए उससे मिलने के लिए अगर आप एप्लीकेशन दायर करते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि बरतनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निकोलस पॉल के केस के बारे में। तो इस केस में आज की डिजिटल दुनिया को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑर्डर पास किया गया था। आज की सोसाइटी में जबकि सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम दूर रहने वाले अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने जानने वालों से बातें कर सकते हैं। और ये जो हम डिजिटल माध्यम से हम जो उनसे बात करते हैं, हम जो उनसे संपर्क रखते हैं, तो कभी कभी हमें उस दूरी का एहसास नहीं रह जाता। ये केस भी कुछ इसी पर आधारित था। इस केस में डिजिटल दुनिया के थ्रू ये कहा गया था कि आप अपने बच्चे को देख सकते हैं डेली। अगर एक पिता है वो अपने बच्चे से दूर रह रहा है, जहां पर पति और पत्नी के बीच में कोई केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, और ऐसे में जो बच्चा है वो अपनी माता के पास है और पिता ने कस्टडी का केस किया हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब कोई केस चलता है तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अगर उस केस में भी समय लग रहा है तो इस केस में ये कहा गया कि हर पिता को ये अधिकार है कि वो अपने बच्चे से डेली 15 से 20 मिनट डिजिटल माध्यम से बातचीत कर सकता है, संपर्क कर सकता है। मतलब कि आप वीडियो कॉल के थ्रू अपने बच्चे को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनुमति दी जाएगी। कोर्ट की ये धारणा होती है कि माता या पिता किसी के भी अधिकारों का हनन न हो पाए, और जो बच्चा होता है वो दोनों का ही अंश होता है। कभी भी बच्चा किसी एक के अंश से नहीं हो सकता। बच्चा हमेशा दोनों का अंश होता है, माता और पिता दोनों का अंश होता है, तो दोनों का ही उस पर बराबर का हकदार होते हैं दोनों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट हमेशा ये चाहती है कि कभी भी माता या पिता अपने बच्चे से दूर न रह पाए। अगर केस चल रहा है और उस केस में बच्चा भी विवादाग्रस्त है, या फिर ऐसा है कि बच्चे की कस्टडी के लिए केस दायर किया गया है और माँ बच्चे को जबरदस्ती अपने पास रखे हुए है, ऐसे में अगर बच्चा अपने पिता से नहीं मिल पाता, अपने पिता से वो बात नहीं कर पाता, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे करके बच्चे से उसका कनेक्शन खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। तो लगाव जब एक बार कम होने लगता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे की कस्टडी तो पिता को बिल्कुल ही नहीं मिल सकती। कोर्ट हमेशा ये चाहती है कि माता है या पिता है, दोनों ही बच्चे पर बराबर के हकदार हैं, तो वो दोनों अपने बच्चे से अलग किसी भी परिस्थिति में न रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस केस में आदेश दिया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू बच्चे से 15 से 20 मिनट डेली पिता बात कर सके। इस केस में 3000 रुपए मेंटेनेंस बांधा गया था। जब कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया तो कोर्ट ने पाया कि पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है और वो अपने पास बच्चे को दादागिरी के माध्यम से रखे हुए थी। मतलब बच्चे की जो कस्टडी पत्नी ने अपने पास रखी थी वो उसे डरा सहमा के या एक दादागिरी करके अपने पास बच्चे को उसने रखा हुआ था। तो ऐसी पत्नी कभी भी मेंटेनेंस की हकदार नहीं हो सकती है। हर दिन में से बच्चे से 15 से 20 मिनट वीडियो कॉल करने की अनुमति दी गई। कोर्ट जब भी ऐसे मामलों पर संज्ञान लेता है तो हमेशा ही कोर्ट वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखता है, न कि मदर और फादर को देखता है। कोर्ट हमेशा कस्टडी उसे ही देता है जिसके पास लगता है कि बच्चा सुरक्षित रह सकता है, बच्चे का भविष्य वहां पर सुरक्षित हो सकता है। इसीलिए
कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट माता के पास बच्चे की कस्टडी न दे करके पिता के पास दे देता है, क्योंकि पिता ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाते हैं कि माँ के पास बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है, या माँ की कुछ ऐसी माँ की आदतें हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से बच्चा वहां पर अच्छे से नहीं रह सकता। तो जब पिता इस बात को प्रूफ कर देते हैं और कोर्ट को ये लगता है कि बच्चा पिता के पास ज्यादा ढंग से रह सकता है, बच्चे का भविष्य ज्यादा अच्छा हो सकता है पिता के पास, तो ऐसे में कोर्ट पिता को बच्चे की कस्टडी दे देते हैं। और ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जिन पर कि आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी गया है कि कोर्ट ने माता को कस्टडी न दे करके पिता को कस्टडी दी, क्योंकि पिता ने ये प्रूफ कर दिया कि माँ के पास बच्चा सुरक्षित नहीं है। बच्चे की अभिरक्षा या वेजिटेशन जब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपने बच्चे की कस्टडी के लिए कहीं केस किया हुआ है और वो केस लंबा चल रहा है तो आप उसमें वेजिटेशन के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें आपको ये अनुमति दे दी जाती है कि आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं। एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, एक समय टाइम के साथ साथ एक प्लेस भी फिक्स कर दिया जाता है कि आप इस स्थान पर बच्चे के साथ आप इस समय पर मिल सकते हैं। बच्चे के साथ कौन जाएगा उसे लेकर के ये बातें भी वहां पर फिक्स कर दी जाती हैं, क्योंकि कोर्ट हमेशा बच्चे का ही वेलफेयर देखता है। इसलिए कोर्ट ये चाहता है कि बच्चा जब भी कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, तो वहां पर वो सुरक्षित रहे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट हमेशा सारी चीजें फिक्स करता है। इसके बाद फिर जिस तरह से इंटरिम मेंटेनेंस पास किया जाता है, इसी तरह से इंटरिम वेसेशन भी पास किया जाता है, ऑर्डर भी पास किया जाता है। और इसमें आपको बच्चे से मिलने की पूरी अनुमति दी जाती है। आप वीकेंड में या फिर आप 2 दिन 4 दिन पे जब भी आप जैसा भी आप एप्लीकेशन डालते हैं उसके माध्यम से जैसा कोर्ट को लगता है वैसा वो ऑर्डर पास करती है। आप जब भी विशेषण के लिए आप जब भी एप्लीकेशन लगाइए तो उसमें आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। सबसे पहले तो आपको अपनी आय का उल्लेख वहां पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी इनकम का वहां पर उल्लेख करते हैं, अपनी इनकम को वहां पर आप शो करते हैं, तो उससे जब मेंटेनेंस जब बनता है तो उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। आप क्या करते हैं कि आप ऐसे मामलों में ये दिखाने के लिए कि आप बच्चे की केयर ज्यादा ढंग से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसे ज्यादा हैं आपकी पत्नी से, तो आप ऐसी स्थिति में अपनी इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके शो करते हैं। ऐसी स्थिति में आप ये भूल जाते हैं कि जब मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया जाएगा तो उस समय इन बातों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो इसलिए कभी भी अपनी इनकम का वहां पर जिक्र मत करिए। इसके बाद फिर आप ये हमेशा कोशिश करिए कि आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें आप इस तरह से बातों को लिखिए कि वहां पर ये समझ में आए कि आपकी नजर में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। मतलब आप अपने बच्चे के लिए ही सबसे ज्यादा सोचते हैं, उसके बाद आप अपने लिए या अपनी पत्नी के लिए सोचते हैं। कभी भी आप जो भी एप्लीकेशन डालिए तो आप पैसे को बचाने के लिए एप्लीकेशन मत डालिए। आप केवल इस वजह से आप एप्लीकेशन मत डालिए कि आपको ये लगता है कि अगर आप बच्चे की कस्टडी ले लेते हैं या वेजिटेशन का ऑर्डर अगर आप पास करा लेते हैं तो इससे आपका जो मेंटेनेंस है वो कुछ कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपनी पत्नी को दिए जाने वाले मेंटेनेंस से तो बच भी सकते हैं, लेकिन बच्चे को दिए जाने वाले मेंटेनेंस से आप नहीं बच सकते। बच्चे का भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप इस अपनी जिम्मेदारी से कभी भी नहीं भाग सकते। बच्चे के मेंटेनेंस के लिए आपको तब तक करना है जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, वो इतना कैपेबल नहीं हो जाता कि वो खुद अपनी इनकम कर सके। तो आप कभी भी बच्चे को भरण पोषण देने से आप नहीं बच सकते, तो कभी आप इस वजह से केवल एप्लीकेशन मत डालिए कि आपको अपने पैसों को बचाना है। इसके बाद फिर आप जब भी एप्लीकेशन डालिए तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 26 के प्रावधानों को भी एक बार ध्यान में रखिए। अगर आपको नहीं पता है कि उसमें क्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए होगी तो आपके लिए एक वीडियो बना करके इस टॉपिक पर भी दिया जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो कुछ आपको जो सेक्शंस बताए जाते हैं वो आप उन्हें गूगल कर लिया करिए। जब आप गूगल कर लेंगे तो उस पर जो इन्फो रहती है वो आप एक बार पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर तब भी आपको नहीं वो चीजें समझ में आती हैं और आपको
बहुत ही साधारण शब्दों में अगर उन चीज़ों को समझना है तो आप कमेंट करके बताया करिए। उस सेक्शन पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा, जिससे कि आपके लिए वो चीज़ें समझने में आसान हो जाएंगी। क्योंकि लॉ की ऐसी भाषा होती है, ये हम भी जानते हैं कि वो बहुत टफ पड़ जाती है। जो लॉ के विद्यार्थी जो नहीं है, जो कानून के विद्यार्थी नहीं है, वो उनको बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते। तो इसलिए हो सकता है कि कभी कभी कुछ आप पढ़ते हो और आपके ना समझ में आता हो, तो वहां पर आपके लिए यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि आपको इस सेक्शन को, आपको इस धारा को समझना है। तो आपके लिए उस पर साधारण साधारण से शब्दों में, जिन्हें आप आसानी से समझ सकें, तो वीडियो बना करके आपको दिया जाएगा। आप जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए, आप जब भी एप्लीकेशन डालते हैं, तो सबसे पहले तो आप जो मिलने का समय है और जो स्थान है उसको सुनिश्चित कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कोर्ट में आप जाइए एप्लीकेशन डालने और कोर्ट किसी भी डेट पर या वीकेंड में या फिर कभी भी का ऑर्डर पास कर दे और कोई स्थान फिक्स कर दे और वहां पर आप ये कहिए कि आपके पास उस दिन समय नहीं है, तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए आप जब भी इस तरह के एप्लीकेशन डालिए तो वहां पर आप पहले एक डेट फिक्स कर लीजिए और एक प्लेस फिक्स कर लीजिए। उसके बाद फिर आप उस एप्लीकेशन को डालिए और उन चीज़ों को आप वहां पर मेंशन भी कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि क्लियर कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। कुछ चीज़ें अगर आपके न समझ में आई हों या फिर आपको इस टॉपिक पर कुछ ज़्यादा जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।